जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है और इसकी स्पीड दोस्तों माक 21 होने वाली है। और इस बात का खुलासा केरल के स्पेस पार्क में एक प्रोग्राम के दौरान किया गया जिसे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो रिटायर्ड वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। दरअसल ये जो हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल है ये कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल वायुमंडल के भीतर ग्लाइड करता है और दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। बाकायदा इसे बूस्टर रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और फिर ये अपनी स्पीड और अपनी दिशा में लगातार बदलाव करता रहता है। और इसके 3 वेरिएंट्स होने वाले हैं। एक ग्राउंड वेरिएंट होगा, एक एयर लॉन्च वेरिएंट होगा और भविष्य में पनडुब्बी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इसके जरिए भारत की जो स्ट्रैटेजिक पावर है वो काफी बढ़ेगी, खासकर कि चाइना जैसे देश को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको बता दूं कि इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का डेवलपमेंट डीआरडीओ के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में हो रहा है। इवन इसके लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और हल्के कॉम्पोजिट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने कहा है कि उन्हें जर्मन की डिफेंस कंपनी रेंटेमल वेफ म्यूनिशन जीएमबीएस से 600 करोड़ रुपए का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर हाईटेक एमुनेशन के क्षेत्र में भारत का अब तक के सबसे बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डरों में से एक है। और इस ऑर्डर के तहत रिलायंस डिफेंस एक्सप्लोजिव एमुनेशन और स्मॉल आर्म्स को तैयार करेगी। वहीं इंडियन आर्मी को अब स्वदेशी रूप से निर्मित आर्का एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है जिसे कि इग्लास के नाम से जाना जाता है। यह ऑर्डर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। आर्का एक मैन पैड सिस्टम है और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को निशाना बना सकता है। इस ऑर्डर से इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस क्षमताओं को काफी मजबूती मिलेगी और ये कदम मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ावा देता है। आर्का सिस्टम पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स की जगह लेगा। इंडियन एयरफोर्स दक्षिण भारत में अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए केरल में एक एडवांस रडार सिस्टम को डिप्लॉय कर रही है। और ये रडार सिस्टम दोस्तों दुश्मनों की मिसाइल हो या फिर दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई खतरों का पहले से ही पता लगा पाएगा। और इवन इसके जरिए भारत अरब सागर और दक्षिण भारत की हवाई सीमा की भी निगरानी कर पाएगा। और इस रडार सिस्टम के जरिए भारत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में चाइना सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। इवन आपको मालूम होगा कि चाइना ने श्रीलंका के हबनटोटा जो बंदरगाह है उसे लंबे वक्त के लिए लीज पर लिया हुआ है और अब कहा जा रहा है कि वहां पर चाइना एयरबेस बनाने की योजना बना रहा है। और यही वजह है कि भारत को अब दक्षिणी तट की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है। बाकायदा दोस्तों ये रडार सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के रियल टाइम एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा होगा, नेवी और आर्मी के साथ तालमेल में काम करेगा और ये एक नेटवर्क रडार ग्रिड का हिस्सा भी बनेगा जो कि पूरे दक्षिण और पूर्वी समुद्री सीमा को कवर करेगा। इवन दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट जो है वो भारत की एंटी एक्सिस और एरिया डिनाय स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसके जरिए भारत चाइना पर बारीकी से नजर रख सकता है। पाकिस्तानियों के पास दोस्तों खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिकियों ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान अब ICBM जिसे क्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं उसे तैयार कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इससे न केवल भारत बल्कि अमेरिका की खुद की टेंशन बढ़ गई है। फॉरेन अफेयर्स नाम की एक मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने प्रकाशित की है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ICBM मिसाइल पर काम कर रहा है। और अगर ये मिसाइल डेवलप हो जाती है तो ये अमेरिका के लिए भी एक गंभीर परमाणु खतरा बन जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो केवल भारत से बचाव के लिए है, लेकिन ICBM बनाने की कोशिश ये दिखाती है पाकिस्तान की कि उसकी स्ट्रैटेजिक सोच अब और आगे तक बढ़ गई है। यहाँ पर दोस्तों ICBM इसलिए भी पाकिस्तान बना रहा है ताकि अमेरिका कभी उसके परमाणु ठिकानों पर हमला ना कर सके और इवन भारत पाकिस्तान की जंग की स्थिति में अमेरिका भारत का साथ ना दे। पाकिस्तान के पास भी दोस्तों अभी फिलहाल लंबी दूरी की शाहीन मिसाइल है, लेकिन उसके पास कोई ICBM नहीं है क्योंकि ICBM बनाने के लिए बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जैसे कि बड़े रॉकेट मोटर, MIRV टेक्नोलॉजी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में इतना दिमाग कैसे आया, लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि भैया चाइना मास्टरमाइंड है। चाइना बाकायदा पाकिस्तानियों की इस प्रोग्राम में मदद कर रहा है और इवन कहा जा रहा है कि बेलारूस भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका इस टेंशन को पहले से ही जान चुका था और इवन 2024 में ही अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन पर सैंक्शन लगा दिया, जिनमें कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जिसे कि NDC कहते हैं वो भी शामिल है। और यही नहीं, अमेरिका ने चाइना और बेलारूस की कंपनियों पर भी बैन लगाया हुआ है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तानियों को सप्लाई कर रही थी। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला भी है कि पाकिस्तान की ये नई मिसाइल टेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ खतरा है। बाकायदा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ICBM बना लेता है तो अमेरिका को उसे एक परमाणु दुश्मन मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रशिया, चीन और उत्तर कोरिया ही ऐसे देश हैं जिनकी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती है। यानी कि पाकिस्तान ऐसी ICBM बना रहा है जो कि अमेरिका तक मार कर सके। मतलब साफ है कि ये खतरा भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। अमेरिका इस बात को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। यही वजह है कि उसने पहले से ही इन पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों यहाँ पर भारतीय कंपनी जिसका नाम भारत सप्लाई एंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है,
उन्होंने एक फ्लाइंग असॉल्ट राइफल बना ली है। ये एक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला टैक्टिकल ड्रोन है जो कि अपने साथ असॉल्ट राइफल जिसमें कि AK-203 लगी होगी उसे ये अपने साथ कैरी कर सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से दोस्तों ऑब्वियस सी बात है जंग के तरीके बदल जाएंगे, क्योंकि इसकी सटीकता, इसकी मोबिलिटी और लिथैलिटी काफी ज्यादा है और ये तीनों को ही एक साथ जोड़ती है। ये फ्लाइंग असॉल्ट राइफल दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो कि दुश्मन पर तेज, सटीक और अप्रत्याशित हमले भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनी को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो इनको ज्यादा पब्लिक डोमेन पर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवन दोस्तों अगर मैं ये अपडेट आपको नहीं बताऊंगा तो कोई और भी अपडेट बता देगा, क्योंकि कंपनी ने खुद ही इसका एक वीडियो रिलीज किया है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स नहीं है और यही वजह थी कि इंडियन एयरफोर्स ने कम से कम 8 Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लीज पर लेने के लिए रशिया के साथ बातचीत की थी। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया। रीजन था कि रशिया पर प्रोडक्शन का प्रेशर बना हुआ है। भले ही रशिया ने अपने कजान एविएशन प्लांट में Tu-160M का प्रोडक्शन शुरू कर दिया हो, लेकिन रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से उसके रिसोर्सेज और क्षमताओं पर बुरा असर पड़ा है। इवन यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में रशिया के एयरबेसेस पर मौजूद जो Tu-95MS और Tu-22M3 थे उन्हें नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान, स्पेशली हम चाइना को यहाँ पर टारगेट करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए भारत के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होना जरूरी है। हालांकि इसे खरीदना काफी महंगा है, यही वजह थी कि भारत इसे लीज पर लेना चाहता था। इवन दोस्तों रशिया पर भी जो सैंक्शन लगे हैं उसकी वजह से खुद रशिया के इस Tu-160M की सप्लाई और पार्ट्स पर भी असर पड़ा है। Tu-160M दोस्तों अगर ये मिल जाता तो ये काफी बड़ी बढ़त भारत को दे सकता था दुश्मनों के ऊपर, क्योंकि इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये 40 टन का पेलोड ले जा सकता है, जिसके जरिए भारत दुश्मनों के ऊपर डीप स्ट्राइक मिशंस कर सकता था। इवन ये भी कहा गया था कि Tu-160M पर ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और यही नहीं दोस्तों, Tu-160M बॉम्बर से भारत की स्ट्रैटेजिक एयर कमांड बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती, लेकिन फिर भी ये डील अटक गई। हालांकि यहाँ पर एक चीज हमें समझनी चाहिए, आज की डेट में हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डेफिनेटली उनको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देने चाहिए ताकि वो स्वदेशी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के प्रोटोटाइप विकसित कर सकें। फंडिंग उन्हें देनी चाहिए, R&D पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हम रशिया पर भी निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही। अब जब रशिया को खुद को इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रखा है तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें इसको लीज पर देगा। इवन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अगर इस जिम्मेदारी को संभालती हैं और बाकायदा इसके लिए वो अगर 5, 10 या 15 साल भी ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज आपके पास अपनी रहेगी। वहीं दोस्तों साफरान एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि रफाल फाइटर जेट के M88 इंजन की MRO के लिए एक नया सेंटर हैदराबाद में बनाया जाएगा और ये सेंटर फ्रांस के बाहर पहला ऐसा सेंटर होगा जहां M88 इंजन मॉडल्स की सर्विसिंग की जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि इससे एक बड़ा फायदा इंडियन एयरफोर्स और जो भी अन्य M88 इंजन यूजर्स हैं उनको मिलेगा। और इस फैसिलिटी में M88 इंजन का ये MRO सेंटर सालाना 600 से ज्यादा मॉडल्स की मरम्मत करने में सक्षम होगा और इस प्रोजेक्ट से नौकरियां भी जनरेट होंगी। और इवन दोस्तों ये फैसला भारत में एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना के मेजर मोइज अब्बास, जो कि फरवरी 2019 में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने वाली टीम का हिस्सा था, उसे दक्षिणी वजीरिस्तान में TTP ने मार गिराया। मेजर मोइज अब्बास स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जो कि पाकिस्तान की एक स्पेशल कमांडो यूनिट है और इस एनकाउंटर में उन्हें गोली लगी, जिससे कि मोइज अब्बास की जान चली गई। वहीं दोस्तों PTC इंडस्ट्रीज की तरफ से ऐलान किया गया है कि उनकी एक सहायक कंपनी और फ्रांस की साफरान एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक MOU साइन किया गया है और इस समझौते के अनुसार दोस्तों भारत में ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए जो जरूरी पार्ट्स और मटेरियल्स हैं उन्हें को डेवलप किया जाएगा। इवन दोस्तों इस साझेदारी से भारत को कई फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा तो मेक इन इंडिया योजना को मजबूती मिलेगी। दूसरा, इससे भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इस साझेदारी के जरिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी और भारत की इनोवेशन क्षमताएं भी साथ में मिलकर काम करेंगी। इवन इसके जरिए भविष्य में भारत में एक मजबूत एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग बेस भी तैयार होगा। वहीं दोस्तों HAL के द्वारा बनाए जा रहे 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि प्रचंड की सीरियल प्रोडक्शन की तैयारी काफी तेजी से चल रही है। पहली यूनिटों की डिलीवरी 2028 तक होने की उम्मीद है। वहीं HAL के अध्यक्ष डॉक्टर DK सुनील कुमार जी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच F414 जेट इंजन बनाने का समझौता 2026 तक पक्का हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनी GE के साथ इस इंजन के लिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी तय की जा चुकी है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि 80% अमेरिका भारत को देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये F414 इंजन आप सबको मालूम है कि भारत के 2 बड़े फाइटर जेट्स पे इस्तेमाल किया जाएगा, LCA Mark II और पहले बैच के M का स्टेल्थ फाइटर जेट में।
वहीं दोस्तों अमेरिका ने अपना नेक्स्ट जनरेशन का एडेप्टिव इंजन तैयार कर लिया है जिसका नाम XA103 है। ये एक एडवांस एडेप्टिव साइकिल इंजन है जिसे प्रैट एंड वेटनी कंपनी अमेरिका में डेवलप कर रही है। ये इंजन 3 स्ट्रीम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसमें इंजन खुद ही बाईपास रेशियो और फैन प्रेशर को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इससे ये बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देगा और जरूरत पड़ने पर अधिक पावर भी जनरेट कर सकता है। आपको बता दें कि XA103 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के XA102 इंजन के साथ कंपटीशन भी कर रहा है। दोनों ही इंजन अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD फाइटर प्रोग्राम के लिए चुने जाने की होड़ में। ये इंजन नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए काफी जरूरी होगा जो स्टेल्थ, हाई स्पीड और लंबी दूरी की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। यानी कि दोस्तों XA103 एक स्मार्ट और पावरफुल भविष्य का फाइटर जेट इंजन है जो जरूरत के अनुसार खुद को एडजस्ट करके बेहतर परफॉर्मेंस देगा। फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।